Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic foreign direct investment, benefit and cost and World Trade Organization. So this is the second video of Unit 9. हम already 8 units को cover कर चुके हैं. अगर आपने videos नहीं देखी हैं तो अलग अलग playlist बनी हुई है, वहाँ जाके आप videos देख सकते हैं. Syllabus वाइज सारी videos बनी हुई है. मैनेजमेंट कोड नंबर 17 का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं. यूनिट 9 पे हम पहुंच चुके हैं. ऑलरेडी एक वीडियो यूनिट 9 की आ चुकी है जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्कस किया था, उसकी थ्योरीज को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है. सो नेम ही सजेस्ट कर रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट. जैसे हमने क्या बोला कि 1991 में जब क्या आया था, एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया. तो वो ग्लोबलाइजेशन ही क्या कहता था कि अब हर नेशन फ्री हो गया था एक दूसरे के साथ डील करने में. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल अलाउड हुआ था आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. बिकॉज रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस जो थे, जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट था या गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, गवर्नमेंट ने जो दबाव डाल रखे थे, वो सब कम हो गए थे, जिसकी वजह से एक नेशन दूसरे नेशन के साथ ईजिली डील कर सकता था. एक नेशन के पीपल दूसरे नेशन के साथ ईजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. सो आफ्टर 1991 जो ये टर्म्स हैं कि फॉरेन नेशंस के साथ डील करना इंक्रीज हो गई थी, बिकॉज उस टाइम पे हमारा क्या हुआ, एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो क्या है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके थ्रू क्या हुआ, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो कम कर दिए गए और ईजिली आप फॉरेन नेशन के साथ क्या कर पाते हो, डील कर पाते हो. तो अगर आप फॉरेन नेशन के साथ डील करते हो तो ये मानो आपकी खुद की डोमेस्टिक कंपनी है और ये आपकी क्या एक फॉरेन कंट्री है. तो डोमेस्टिक कंट्री एंड फॉरेन कंट्री. तो अगर ग्लोबलाइजेशन है तो इसका सिंपल मतलब है कि ये इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, उनके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, और फॉरेन कंट्री आपके खुद के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इसी चीज़ से रिलेट करता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल in one country into business of located another country. यानी कि एक कंट्री का पर्सन जब दूसरी कंट्री के पर्सन में इन्वेस्ट, उनके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जैसे आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आप इंडिया में रहते हो और अमेरिकन कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, आप क्या कर रहे हो, फॉरेन नेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो ना. एक कंट्री का नेशन जब दूसरी कंट्री के नेशन में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो हमारा क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इस कंट्री में इस नेशन का जो पर्सन है, एक फॉर एग्जाम्पल ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, तो ये आपस में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इनके लिए क्या होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. हमारा मेन टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बट अगर आप चाहते हो कि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लियर हो तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का भी. तो आप अगर इंडिया के रेजिडेंट हो और आप किसी और कंट्री में, चाहे फॉर एग्जांपल हमने चाइना ले लिया, कि चाइना में आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वो क्या होती है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है. अब वो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप दूसरी कंट्री के किसी बिजनेस के कुछ शेयर्स को खरीदते हो, जैसे इक्विटी शेयर्स को खरीद रहे हो, विद द फॉर्म ऑफ किसकी हेल्प से खरीदते हो. अगर आप इंडिया में खरीदना चाहते हो तो आपका डीमेट अकाउंट होगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो. बट अगर आपको किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स को खरीदना है तो उसके लिए आपको क्या होता है, जैसे एडीआर, जीडीआर, इनका यूज़ किया जाता है, इसके थ्रू आप वर्क करते हो. एडीआर यानी कि अमेरिका, किसी कंपनी, अमेरिका में कोई कंपनी है उसके आप शेयर्स खरीदना चाहते हो तो एडीआर इशू होता है, उसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. और अगर जीडीआर यानी कि अमेरिका के अलावा बाकी जितने भी नेशंस हैं उनकी कंपनीज के आप खरीदना चाहते हो तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. यानी कि जब हम किसी और नेशन की कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदते हैं तो वो हमारी क्या होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अब शेयर खरीदने की बजाय आप क्या कर सकते हो, दूसरी कंपनी की ओनरशिप भी ले सकते हो, कि आप जो चाइना में एक कंपनी है उसकी आपने कंप्लीट ओनरशिप ले ली, 100% आपने उसे खरीद ही लिया, उसके हर चीज़ को खरीद लिया, उसके ऊपर ओनरशिप कंट्रोल पा लिया. ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है. दूसरा आप क्या कर सकते हो, चाइना की किसी कंपनी के साथ मर्जर कर सकते हो, एक्विजिशन कर सकते हो,
अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो यूनिट 6 या 7 में ये टॉपिक आ चुके हैं कि मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, टेक ओवर क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी आप फॉरेन नेशन के साथ परफॉर्म करते हो तो वो भी हमारी किसके अंदर आती हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मिलकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बनी है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ADR, GDR, FCCB, यानी कि जब आप दूसरे नेशंस में जो हमारी कंपनीज हैं, दूसरे नेशंस में जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके शेयर्स को खरीदते हो तो इसका मतलब आपके पास कंट्रोल नहीं आता, सिर्फ शेयर्स आते हैं। तो वो हमारी क्या होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बट जब आप दूसरे नेशन में जो कंपनीज है उनका कंट्रोल खरीद लेते हो या अपनी कंपनी के साथ उन्हें जोड़ देते हो, एक बन जाते हो, तो वो हमारी क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जो एक फर्म या एक इंडिविजुअल जो एक कंट्री का है दूसरी कंट्री की फर्म या इंडिविजुअल के साथ करता है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो हमने एग्जांपल लिया था कि अगर एक इंडियन पर्सन अमेरिकन कंपनी की ओनरशिप खरीदता है तो वो हमारी क्या होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसे ही हमारी जो अगर अमेरिकन पर्सन हमारे नेशन की खरीदता है तो उसके लिए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि कहीं पे भी फॉरेन में आप इन्वेस्ट करते हो, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Generally, foreign direct investment take place when an investor establish foreign business operations। या तो आप फॉरेन में अपने खुद के बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करते हो या फिर वहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उन्हें एक्वायर करते हो। जैसे हमने बोला ना 100% ओनरशिप ले लेना या फिर 50-50 करके क्या आ जाना, उनके साथ जॉइंट वेंचर बना लेना, अपनी खुद की वहाँ इस्टेब्लिश करना, ये सब क्या होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है कि आप फॉरेन में अपना खुद का बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करो, वहाँ के जो फॉरेन बिजनेसेस हैं उन्हें एक्वायर कर लो, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग ओनरशिप। हमेशा याद रखना FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किस चीज़ से डिफरेंशिएट किया जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम ओनरशिप एंड कंट्रोल को खरीदते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे, जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन में, उसके साथ साथ हमें ओनरशिप एंड कंट्रोल भी मिल रहा है, तो वो हमारी क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। जब एक नेशन का पर्सन दूसरे नेशन में इन्वेस्ट करता है और उनकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ से ओनरशिप भी उसे गेन होती है, देन दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डिफरेंट कैसे है, बिकॉज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वो जो पर्सन है वो सिर्फ क्या करता है, इक्विटीज़ या शेयर्स को परचेज करता है, जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इन सब को परचेज करता है, बट इनके साथ कंट्रोल नहीं आता, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। एंड अगर कंट्रोल भी मिलता है तो वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 3 तरीके से हो सकती है, होली ओन्ड सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब क्या है, 100% आपने उसे एक्वायर कर लिया है। फॉरेन, ये आपका इंडियन नेशन है, ये हमने अमेरिका लिया, तो अमेरिका में आप या तो अपनी खुद की एक इस्टेब्लिश कर रहे हो, वो भी क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें 100% आपकी क्या है, ओनरशिप है। या फिर आप क्या कर रहे हो, ये भी आपके लिए 100% ओनरशिप है, तो होली ओन्ड सब्सिडरी में आता है। या फिर अमेरिका में ऑलरेडी एक कंपनी थी, फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनी है XYZ, इसका आपने क्या किया, इसको 100% परचेज कर लिया, यानी कि किसी और के पास 1% भी नहीं है, सारी ओनरशिप आपके पास है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी कि पूरी तरीके से ओवरऑल आपने उसे एक्वायर कर लिया। तो ये फर्स्ट मीन्स है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। सेकंड क्या है, हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं कि एक इंडियन कंपनी और एक अमेरिकन कंपनी, दोनों को हमने मिला दिया और एक नई कंपनी ओपन कर दी, दैट इज, यानी कि नई तो नहीं है, दोनों की आइडेंटिटी बनी रहेगी, दोनों जॉइंट वेंचर में आ गए। जैसे हीरो होंडा थी, हीरो अलग है और होंडा अलग है, दोनों ने क्या किया, अपना जॉइंट वेंचर कर लिया। और कैसे वर्क करते थे वो, हीरो होंडा इकट्ठा वर्क करते थे। तो जब 2 कंपनी मिलके इकट्ठा वर्क करती हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर। तो अगर एक नेशन की कंपनी दूसरे नेशन की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और याद रखना जॉइंट वेंचर को हम कैसे डिनोट करते हैं, A+B इज इक्वल टू AB, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी, जो नया होगा, जो नया बनेगा, वो दोनों का ही एक मिक्सचर होगा, किसी एक कंपनी का नाम नहीं चलेगा, दोनों का चलेगा, क्योंकि क्या है, जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलके वर्क करेंगी। देन अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन करते हो, तो एक्विजिशन का मतलब क्या है, जब आप 51% ओनरशिप ले लेते हो, 51 या उससे ज़्यादा परसेंट ले लेते हो, और यहाँ पे 100% आपको लेनी होती है। 51% यानी कि अब आपके पास सबसे ज़्यादा शेयर है, जैसे 100% ओनरशिप होती है, अगर उसमें से 51 आपने
आपने ले ली तो मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो तो आप ही बन जाते हो ना। तो एक्विजिशन का मतलब क्या है, जब एक इंडियन पर्सन या फिर जब एक पर्सन एक नेशन से दूसरे नेशन की किसी भी कंपनी की 51% से ज़्यादा ओनरशिप ले लेता है, दैट इज एक्विजिशन। मर्जर, तो अगर हम एक्विजिशन को लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, जैसे ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, तो अगर ए ने बी की 51% ओनरशिप ले ली तो बड़ा पार्ट किसका होगा, ए का। बी की आइडेंटिटी बनी रहेगी बट बी एक क्या होगा, स्मॉल पार्ट लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ए एंड बी को रिप्रेजेंट किया जाता है इन केस ऑफ एक्विजिशन। नाउ मर्जर क्या होता है, मर्जर में दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी, दोनों मिलके एक नई कंपनी बना ले, दैट इज सी, वो भी हमारा मर्जर है। और एक कंपनी है ए बी, उससे एक ही कंपनी बड़ी बनती रही, यानी कि ए का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, ये थोड़ी वीक कंपनी थी, दोनों इकट्ठे आए और ए का नाम ज़्यादा चलता रहा, तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, मर्जर हो सकता है। सो इन सभी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या क्या मीन्स है, मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड सब्सिडरी। इट इज़ कंसिडर टू बी डिफिकल्ट इन्वेस्टमेंट एट इट कंटेन मोर रिस्क, कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा भी होता है। बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी की 100% शेयर ले रहे हो, 100% ओनरशिप ले रहे हो, 50% ओनरशिप ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उसमें काफ़ी मनी स्पेंड कर रहे हो और आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। नाउ की बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट होंगे। अगर आप इंडिया के इंडिविजुअल्स हो, आप खुद के ऊपर लेके चलो, आप इंडिया में हो, अगर आप फॉरेन नेशन में, फॉरेन एक कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या तो आप उनके 100% शेयर ले लेते हो, यानी कि पूरी तरीके से उसको क्या कर लेते हो, अपनी सब्सिडरी बना लेते हो, या फिर उसे एक्वायर कर लेते हो। इसका मतलब क्या है, 51% से ज़्यादा ले लेते हो, उनके साथ जॉइंट वेंचर करते हो, मर्जर करते हो। तो उस केस में आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या बेनिफिट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के। तो पहला क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, जितनी ज़्यादा आप ग्लोबलाइजेशन करोगे, यानी कि जितना ज़्यादा फॉरेन नेशंस के साथ डील करोगे, उतना ज़्यादा आपकी एक्सचेंज की अर्निंग ज़्यादा होगी, फॉरेन मनी आपके पास आएगा, फॉरेन करेंसी आएंगी, जिससे हमारे नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने फॉरेन नेशन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी इस्टेब्लिश की, अगर आप फॉरेन नेशन में इस्टेब्लिश करोगे तो वहाँ काम करने के लिए लोग भी चाहिएंगे, काम करने के लिए लोग चाहिएंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपॉइंट करके वहाँ लोगों को भेजोगे। इसका मतलब जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उन्हें क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, जॉब क्रिएट होगी। सो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हेल्प करेगा, यानी कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब आप कुछ मनी अर्न कर रहे हो। अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि आप ए नेशन ले रहे हो और बी नेशन ले रहे हो, अगर ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि इस अब यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो बी नेशन के कल्चर को स्टडी करेगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी को स्टडी करेगा, तो टेक्नोलॉजीज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके चलें अमेरिका का और इंडिया का, तो अमेरिका हमसे टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली आगे है, तो जो अमेरिकन पर्सन हमारे यहाँ आके कोई भी ऑब्जेक्टिव में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक अमेरिका का इन्वेस्टर है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो तो हैबिचुअल है ना अमेरिका की टेक्नोलॉजी से, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे नेशन में भी लेके आ सकता है। इससे हमारे नेशन में क्या होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, नई टेक्निकल टर्म्स हमें पता चलेंगी। तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे हम अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास मनी है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इन्वेस्ट ना करें तो ऐसा हो सकता है कि हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, बट अगर हम सही से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। कुछ लिमिटेशंस क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट, यानी कि जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमने बोला ना कि ओनरशिप और कंट्रोल उसके साथ आ रहा है, तो अगर ओनरशिप और कंट्रोल आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, लॉन्ग टर्म की मूवमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है। किसी कंपनी को पूरी तरीके से खरीदना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका पार्ट रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कैपिटल मूवमेंट, अगर आपने इंडिया के पर्सन आप हो और आप अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब पहले तो आपसे पैसा जाएगा ना, बाद में आपको रिटर्न मिलेंगे, तो पहले तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल मूवमेंट है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जिसकी वजह से शुरू में क्या शो हो जाता है, एक नेगेटिव वे शो हो जाती है कि हमारा बहुत सा पैसा फॉरेन में जा रहा है। देन डिस्क्रिप्शन फॉर लोकल इंडस्ट्रीज, कि लोकल इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है, एक तरीके से वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती है, अनफेवरेबल इम्पैक्ट लेके आती है। कि मान लो हमारी अमेरिकन कंपनीज हैं और इंडिया है, इंडिया में अगर अमेरिकन कंपनीज आएंगी तो क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, और अगर हमारी
हमारे पास दूसरे नेशंस की कंपनीज आती हैं, जो नेशन हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, तो लोग क्या हो जाते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो लोकल शॉप्स हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे बाय नहीं करते। तो ये एक तरीके से लॉस क्रिएट करता है, डिसरप्ट करता है किसको, लोकल इंडस्ट्रीज़ को, बिकॉज इसकी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है और उनके आधे बायर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के टुवर्ड्स और वहाँ जाके बाइंग करने लग जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है। तो फर्स्ट है वो जो हमने बोला था वो थी फॉर्म्स की, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हम होली ओन्ड सब्सिडरी कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकते हैं, कि ये डिफरेंट फॉर्म है जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो वो कैसे बनती है, ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डन इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच प्रैक्टिस ऑल द टास्क एंड एक्टिविटीज डन एट द इन्वेस्टिंग कंपनी सेम। यानी कि आपकी कंपनी है इंडिया में और आप अमेरिका की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट दोनों कंपनी सेम होनी चाहिए, यानी कि सेम लेवल पे होंगी, सेम तरीके की होंगी। तो सेम तरीके की कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे इंडियन कार की कंपनी दूसरे जो है अमेरिकन कार की कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो दोनों क्या है, कार की कंपनी है, तो वो क्या हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जिससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, आप ऊपर नीचे मूव नहीं करते, अपने ही सेम तरीके की, अपने ही सेम लेवल की एक इंडस्ट्री जब दूसरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करती है, दैट इज हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया, इसके तरीके से आप क्या कर सकते हो, अमेरिकन मोबाइल की कंपनी इंडिया में मोबाइल की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो भी क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देन वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं वो किस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है। तो वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट डन इन कंपनीज रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि सेम कंपनीज में हम नहीं करते, रिलेटेड कंपनीज में करते हैं। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या बोला, सेम कंपनीज में जो सेम होंगी ना उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, रिलेटेड में करते हैं, सेम में नहीं करते। जैसे अगर आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, तो उससे पहले अगर आपने रॉ मटेरियल है, आप कंपनी है आपकी, तो आप कुछ बनाते होगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्व करते होगे, तो प्रोडक्ट आपको किससे मिलता है, मैन्युफैक्चर से मिलता है। मैन्युफैक्चर के पास वो आपके बाद वो आपसे के पास आ गया, आपने उसे होलसेलर को दिया, रिटेलर को, एंड देन फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच गया। तो ये आपकी कंपनी है। तो इस कंपनी की रिलेटेड इंडस्ट्रीज में जब आप इन्वेस्ट करते हो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। देखो ये लाइन ऐसे बन रही है ना, वर्टिकली बन रही है, तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। और जब हम सेम तरीके की इंडस्ट्री में, सेम तरीके की कंपनी में करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट। तो वर्टिकल इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बिकॉज आपकी कंपनी तो यहाँ एग्जिस्ट करती है, आप ऊपर की तरफ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और नीचे की तरफ भी कर सकते हो। तो बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो सोर्सिंग प्रोडक्ट के साथ, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो कंपनी है उसके जो जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, जो उसके सप्लायर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप सप्लायर्स यहाँ लिख सकते हो कि जो उसके सप्लायर्स हैं उनको, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सप्लाइंग कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपकी क्या होगी, फॉरेन सप्लाइंग कंपनी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना। तो फॉरेन सप्लाइंग कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, तो वो हमारी क्या होगी, बैकवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरवर्ड कौन सी होगी, जब जो आपके होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो फॉरेन में जिनको आप देते हो उनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर देते हो, दैट इज फॉरवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है ABC, जिसके अंदर मैं क्या बनाती हूँ, बिस्किट बनाती हूँ। तो मैंने क्या सोचा, मैं सिर्फ अपने नेशन में तो करती नहीं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरा इंडिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सपेंड करूँ अपने बिजनेस को और फॉरेन नेशंस में भी डील करूँ। तो मैंने अमेरिका में भी अपने बिजनेस को, अपने बिस्किट्स के बिजनेस को चालू करने का सोचा। तो वहाँ पे अब मेरे बिजनेस को जो है उधर कोई ना कोई तो होगा ना जिसकी शॉप पे मेरा सामान बिकेगा, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, होलसेलर चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, अमेरिका के एक होलसेलर को क्या करती हूँ, सामान बेचती हूँ अपना, वो होलसेलर शॉपर्स को बेचता है और यहाँ से अमेरिकन कस्टमर बाय कर लेते हैं। और अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ जो अमेरिका के लिए बना रही हूँ, तो जो इंडियन पीपल है उनका टेस्ट और अमेरिकन पीपल उनका टेस्ट प्रेफरेंस सेम तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो सप्लायर्स हैं वो भी कहाँ से रखे हैं, अमेरिका से ही रखे हैं, ताकि मैं क्या कर सकूँ, जैसी सप्लाई, जैसे रॉ मटेरियल जो अमेरिका के पीपल हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, वहाँ से मुझे मिल जाए। तो सप्लायर भी मेरे को अमेरिका से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, मैं मैन्युफैक्चर करके होलसेल
होलसेलर को सप्लाई करती हूँ जो अमेरिकन है, एंड देन वो अमेरिकन ही रिटेलर को, एंड देन फाइनली कस्टमर्स तक पहुँचता है। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट करूँ अपने उस सप्लायर की कंपनी में तो वो मेरा होगा बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट, और अगर मैं फर्दर आगे की तरफ करती हूँ तो वो मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट। बट फॉरेन नेशन आया हो इसलिए फॉरेन में ही वो होना चाहिए, इसलिए हम उससे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देन ग्रीन फील्ड एंट्री हमारी क्या होती है, इन इन्वेस्टिंग कंपनी स्टार्ट न्यू और फ्रेश बिजनेस इन अनदर नेशन इज कंसिडर्ड एज मोर रिस्की। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है कि इंडियन एक पर्सन है जो इन्वेस्ट करना चाहता है फॉरेन नेशन में, तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय खुद की एक न्यू और फ्रेश फॉर्म वहाँ स्टार्ट करता है। वो भी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन नेशन में आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो, तो आप अपनी न्यू और फ्रेश फॉर्म वहाँ स्टार्ट करते हो, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में इन्वेस्ट ना करने की बजाय एक न्यू स्टार्ट करते हो, उसे हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड एंट्री। ग्रीन फील्ड एंट्री इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक न्यू और फ्रेश थिंग आप लेके आ रहे हो। देन ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है, आप न्यू लेके आने की बजाय क्या करते हो, एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी है ना उन्हीं को यूज़ करते हो। इज एन इन्वेस्टमेंट व्हेन अ कंपनी परचेज एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। कि आप इंडिया के इंडिविजुअल्स हो जो आप कहाँ अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एक तो ऑप्शन आपके पास था ग्रीन फील्ड एंट्री का कि आप वहाँ अपनी एक फर्म को इस्टेब्लिश कर दो। आपने सोचा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऑलरेडी वहाँ जो इस्टेब्लिश है ना उनके अंदर इन्वेस्ट करूँगा, उनके शेयर्स को, उनकी ओनरशिप को बाय करूँगा, वो हमारी क्या होती है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट डन टू गेन द कंट्रोल इन अनरिलेटेड बिजनेस। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कौन सी की थी, जब भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल में सेम उसमें करना, इंडस्ट्री में करना। देन हमारा है वर्टिकल में रिलेटेड में करना, यानी कि आपसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले से के साथ करना। ग्रीन फील्ड न्यू लेके आना, ब्राउन फील्ड एग्जिस्टिंग में करना। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या है, अनरिलेटेड बिजनेस में। आप कार का बिजनेस आप करते हो और आपने ना तो अपने सप्लायर्स के साथ किया, ना अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ किया, ना सेम इंडस्ट्री के साथ किया, आपने कोई फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो इसका मतलब क्या है, जब आप बिल्कुल अनरिलेटेड सेगमेंट्स में, अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज में करते हो, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ रूट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप फॉरेन नेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके क्या क्या रूट होते हैं। पहला है ऑटोमेटिक रूट, यानी कि जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कहीं पे भी गवर्नमेंट के अप्रूवल की या फिर गवर्नमेंट से कोई भी पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट गवर्नमेंट अप्रूवल, वो गवर्नमेंट रूट कौन सा होता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं कि अगर इन एरियाज़ में आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। देन थर्ड इज मिक्स्ड रूट भी बोल सकते हो, या फिर ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट, जिसमें क्या है, एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आप क्या कर सकते हो, बिना अप्रूवल के कर सकते हो, बट अगर उस लिमिट से आगे जाते हो तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत है। जैसे आप फॉरेन नेशन में, फॉर एग्जांपल आप जापान में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप 1 करोड़ तक कर रहे हो, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 1 करोड़ तक कर रहे हो, तो किसी भी तरीके की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट 1 करोड़ के ऊपर करोगे तो आपको पहले गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट की। पहले हमारे लिए ऑटोमेटिक था, बट बाद में हमारे लिए वो गवर्नमेंट बन गया। एक लिमिट के बाद वो क्या बन जाता है, गवर्नमेंट बन जाता है। और ऑटोमेटिक, ओनली ऑटोमेटिक कौन से होते हैं, जो फुली ऑटोमेटिक है, जिसमें कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है अप्रूवल की। और गवर्नमेंट रूट यानी कि जो भी आपको करना है हर बार आपको लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से अप्रूवल। नाउ कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, इनके नाम बस आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जहाँ पे ना तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव कर सकते और ना ही कहीं पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेक कर सकते। तो कोई भी फॉरेन नेशनल्स, किसी और नेशन का पर्सन इंडिया में इन सेक्टर्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या है, लॉटरी का बिजनेस हो, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या ऑनलाइन हो, लॉटरी के बिजनेस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। गैम्बलिंग में नहीं हो सकती, जैसे सट्टेबाजी जो करते हैं उसके अंदर नहीं हो सकती। निधि कंपनी, चिट फंड्स, ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये नाम आपको सबके पता होने चाहिए। सेक्टर नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, ऐसे सेक्टर जो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के लिए ही ओपन नहीं है, उनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। जैसे रेलवे है, वो आज भी इंडिया में कौन संभाल रही है, हमारी गवर्नमेंट संभाल रही है, कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथों में है। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ही प्राइवेट इन्वेस्टर को अलाउड नहीं है, तो फॉरेन कैसे करेंगे। तो जो एरिया प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं है, जैसे एटॉमिक एनर्जी या रेलवे है, वहाँ पे भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, कि टेक्नोलॉजी का कोई भी कोलैबोरेशन होना जो कंट्रीब्यूट करेगा लॉटरी के अंदर, लॉटरी सिस्टम के अंदर, उसको हम प्रोहिबिट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स, तंबाकू, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो इलीगल हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। तो ये हमारी क्या है, जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिन सेक्टर्स के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर एक्सेप्ट नहीं होगी।
नाउ द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है कि उनके डायरेक्टर जनरल अब कौन है। तो अब जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, नगोजी ओकनिजो फ्रॉम नाइजीरिया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो पहली अफ्रीकन वुमेन भी है और पहली वुमेन भी है, पहली अफ्रीकन ऑफिशियल जो अफ्रीकन से कोई भी जो डायरेक्टर जनरल बना हो, और फर्स्ट वुमेन है आज तक जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे रही हैं, वो है हमारी जो नाइजीरिया से अब बनी हुई है। और ये कब अपॉइंट हुई थी, फरवरी 2021 में। ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अफ्रीकन फर्स्ट वुमेन नाइजीरिया से हैं, फरवरी 2021 में बनी थी। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज अ सक्सेसर ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि गेट GATT ये जो है उसका सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जो गेट है उसके बाद हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद ये नहीं रहा, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये उसका सक्सेसर है जो कब आया था, GATT यानी कि गेट हमारा कब आया था, 1947 में आया था, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आया था। ईयर्स आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टर जनरल का नाम पता होना चाहिए, कब आया था ये सब पता होना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। द यूरेगी राउंड यानी कि इस राउंड के बाद गेट का ये राउंड हुआ था, इसका टाइम इंटरवल आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये पूछा जाता है कि राउंड का टाइम इंटरवल क्या था। सो 1986 से लेके 1994 तक, बिकॉज 1995 में तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ ही गया था, तो 86 से लेके 94 तक 6 ईयर्स तक ये राउंड चला था। इसका जो टाइम सीक्वेंस था वो क्या था, 1986 टू 1994। गेट का ये जो राउंड था उसके बाद हमारा ये फाइनलाइज किया गया था कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जिसने अपनी वर्किंग कब स्टार्ट की, 1 जनवरी 1995 से स्टार्ट कर दी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि फर्स्ट अफ्रीकन और फर्स्ट वुमेन जो बनी है वो कहाँ से है, नाइजीरिया से है, फरवरी 2021 में बनी है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका सक्सेसर है, गेट का सक्सेसर है। गेट 1947 में आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आया था, और यूरेगी राउंड में आया था जिसने क्या है, जो कब तक चला था, 1986 से 1994 तक। माराकेश एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की जो एग्रीमेंट हुआ था, जब भी आप कोई चीज़ नहीं लेके आते तो कोई ना कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो एग्रीमेंट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ था उसका नाम क्या है, माराकेश एग्रीमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बट ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, अभी तक हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, वो किसका सक्सेसर है, गेट कब आया था, कौन सा राउंड हुआ था, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, कौन डायरेक्टर जनरल है, वो कब बनी थी। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस चीज़ के साथ डील करता है कि फॉरेन नेशंस में इंटरनेशनली कैसे ट्रेड होना चाहिए। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, कि जितने भी हमारे नेशंस हैं 194 जितने भी हमारे नेशंस हैं वो कैसे आपस में ट्रेड करें, बाइंग एंड सेलिंग करें कि बेस्ट वे में वो कर सकें, उनके रूल्स को डिटरमाइन करना, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जनेवा स्विट्जरलैंड में आपका क्या है, हेड क्वार्टर है। द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट वाज द गेट मोस्टली डील इन गुड्स, कि जो हमारा गेट था उसी को किसने रिप्लेस किया था, ये 1945 में आया था, इसको रिप्लेस किया था 1995 में, किसने रिप्लेस किया था, हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अब इसने रिप्लेस क्यों किया, ये काम कर तो रहा था, हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों लाना पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ टेंजिबल के साथ डील कर रहा था, सिर्फ गुड्स के साथ डील कर रहा था। सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या आते हैं, जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, इनके साथ डील नहीं कर रहा था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया। जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड वॉज टेम्परेरी एग्रीमेंट, दैट्स वाई पार्टिसिपेंट्स वर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कि जो हमारा गेट था वो क्या था, एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था। ये हमारा एक कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाया गया था कि जब तक हम एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना देते जब तक इसको फॉलो करेंगे। इसीलिए इसके जितने भी मेंबर्स थे, गेट के जितने भी मेंबर्स थे, उन्हें क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोलते थे, कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई हुई है, इकट्ठा हुई हुई है। बट जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक क्या है, परमानेंट है, और इसके मेंबर कंट्रीज को क्या इसके जो पार्टिसिपेंट है उन्हें क्या बोला जाता है, मेंबर कंट्रीज। तो उनके जो पार्टिसिपेंट थे वो क्या थे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टिसिपेंट्स है वो क्या है, मेंबर कंट्रीज। और फिलहाल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीज हैं, 164 कंट्रीज उसकी मेंबर्स हैं, और इंडिया क्या है, उनमें से एक है, और इंडिया फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर का मतलब क्या है, 1995 से ही इसका मेंबर्स है, जिसने इसे फाउंड किया था उन्हीं मेंबर्स में से एक है।
तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि नाइजीरिया से फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट वुमेन 2021 में क्या बनी है, इसकी डायरेक्टर जनरल बनी है। गेट्स का ये सक्सीडर है, गेट 1945 में आया था और ये हमारा 1995 में आया है। जो गेट है वो सिर्फ टेंजिबल के साथ डील करता था, लेकिन ये इंटेंजिबल के साथ IPR के साथ भी डील करता है। ये रूल्स डिफाइन करता है कि कैसे डिफरेंट नेशन के अंदर एक अच्छे लेवल पे ट्रेड हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो हमारे गेट हैं उसकी पार्टीज में, उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोला जाता था, बट इसके पार्टिसिपेंट्स को क्या बोला जाता है, मेंबर कंट्रीज। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे है कि सबसे ऊपर क्या होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंदर 3 तरीके की काउंसिल होती है, क्योंकि हमने क्या बोला, गेट सिर्फ किसके साथ डील करता था, गुड्स के साथ डील करता था, बट ये गुड्स के साथ भी डील करता है, सर्विसेज के साथ भी डील करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब के साथ डील करता है। इसके अलावा 2 चीज़ें और क्या होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी कि कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए मेंबर के बीच में, उसे सेटल करने के लिए, और ट्रेड रिव्यू यानी कि किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं हमारी पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए बॉडी। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो सबसे ऊपर होती है वो क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे हमने बोला 164 मेंबर्स हैं, तो इन 164 मेंबर्स की हर 2 साल में, जनरली हर 2 साल में क्या होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे हम MC से डिनोट करते हैं कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एक रखी जाती है, जिसके, और ये हमारी क्या है, टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी कि अगर हमारे WTO से रिलेटेड कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेना है तो वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही लिया जाता है, जिसके अंदर सारे मेंबर्स आते हैं। ये हर 2 साल में की जाती है और ये जो भी हमारे मल्टीलेटरल ट्रेड है उससे रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, सबसे बड़ी टॉप मोस्ट बॉडी है WTO की, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रूशियल डिसीजन मेकिंग की जाती है। कितने साल में होती है, हर 2 साल में होती है। इसको MC से डिनोट किया जाता है। सारे मेंबर्स आते हैं जो मल्टीलेटरल ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी मैटर उन्हें डिस्कस करते हैं। उसके बाद आती है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल में भी क्या होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स होते हैं जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, और वो किसे रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने कैसे स्ट्रक्चर कैसे किया था, मिनिस्ट्रियल काउंसिल के अंडर जनरल काउंसिल थी, तो ये किसे रिपोर्ट करेंगे, मिनिस्ट्रियल काउंसिल को रिपोर्ट करेंगे। जनरल काउंसिल की जो भी काउंसिल होगी, जो भी कॉन्फ्रेंस होगी, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, उनकी मिनट्स प्रिपेयर की जाती हैं, यानी कि उनको एक अच्छे से रिपोर्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, और किसे प्रोवाइड की जाती है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल को प्रोवाइड की जाती है, एंड वो मिनिस्ट्रियल काउंसिल उसे स्टडी करती है और जो भी अप्रूवल देना होता है वो देती है। दे मीट फॉर द जनरल काउंसिल एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी हमारे क्या है, इन्हीं के साइड में होते हैं। जनरल काउंसिल से ही रिलेट होते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। देन 3 काउंसिल्स ईच हैंडल एट डिफरेंट बोर्ड, कि सबसे पहले हमारी मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो सबसे बड़ी काउंसिल्स है, जहाँ जो हर 2 साल में होती है, जहाँ सभी मेंबर्स आते हैं और वो बैठ के जो भी डिसीजंस उन्हें लेने होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग वो लेते हैं। उसके बाद जनरल काउंसिल जो किसे रिपोर्ट करती है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंदर 3 आती थी, गुड्स की काउंसिल, सर्विसेज की और IPR की। ये किसे करेंगी, GC को, जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करती हैं, और जो भी काउंसिल्स गुड्स से रिलेटेड मैटर्स को डील करती हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी मैटर्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीजंस होते हैं, उनके साथ डील करती है। वो क्या होती है, द काउंसिल्स फॉर ट्रेड इन गुड, जो हमारा ट्रेड सर्विसेज का मैनेज करती हैं, जो इंटेंजिबल थिंग्स का मैनेज करती हैं, वो क्या होती है, काउंसिल्स फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। और जो IPR यानी कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, इनके साथ डील करते हैं, कॉपीराइट, वो हमारी क्या होती है, काउंसिल्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPR। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या होती है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी डिस्प्यूट हो जाए, अगर जो हमारे 164 WTO मेंबर्स हैं वो इकट्ठा बैठ के किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका सेम प्रेफरेंस हो, सबका सेम ओपिनियन हो, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ बैटल्स हो सकते हैं। तो उन डिस्प्यूट को कंट्रोल करने के लिए और सोल्यूशन करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है, दैट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। एंड जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है वो क्या करती है, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, चाहे वो गुड्स के ट्रेड के रिलेटेड हो, सर्विसेज के ट्रेड के रिलेटेड हो या IPR, उनकी जो भी पॉलिसीज हैं उनको रेगुलरली रिव्यू करना, ताकि अच्छे से अच्छे हम डील कर सकें। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कि एक WTO इस्टेब्लिश किया गया, एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई जिसके थ्रू हम जितने भी नेशंस हैं उसके बीच में जो भी ट्रेड होता है उसे कंट्रोल कर सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो वो क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ताकि हम कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो बनाने हैं इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग वो बना सकें। जैसे इंडिया है,
चाइना है, जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है। अब अगर एक पर्टिकुलर, ये क्या है, सबके लिए पूरे नेशन की है, मीन्स पूरे ग्लोब की है, हर एक नेशन इसके अंदर कंट्रीब्यूटेड है। अगर हर नेशन के अलग अलग रूल होते तो ये इसके साथ डील करता तो दोनों को अपने रूल्स चेक करने पड़ते, फिर इसके साथ डील करता तो फिर दोनों को अपने रूल्स चेक करने पड़ते। अब एक क्या कॉमन रूल्स बना दिए गए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनली यही रूल्स फॉलो होंगे। तो कोई भी ट्रेड के रिलेटेड रूल्स बनाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर द नेगोशिएशन एंड मॉनिटरिंग फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर हर नेशन सेपरेटली वर्क करता तो उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते। ऐसा हो सकता कि कुछ नेशंस ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रखते, कोड ऑफ कंडक्ट ज़्यादा रखते। तो लिबरलाइजेशन आ गया, यानी कि कुछ फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई है, जो बेसिक नेसेसरी रूल्स हैं सिर्फ वही रखे गए हैं, और ट्रेड को ईजी बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि रूल्स बता दे कि हर नेशन को कौन से रूल्स फॉलो करने हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और लिबरलाइजेशन लेके आए, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें कम कर दे। सोल्व करे ट्रेड डिस्प्यूट, अगर किन्हीं दो नेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं, जैसे इंडिया है और अमेरिका या फिर इंडिया ले लो, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है, तो उसे रिजोल्व करना ताकि आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से डील कर सकें। बिकॉज ये क्या है, मल्टीलेटरल होता है, एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट होता है। अमेरिका को भी हमारी कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हमें भी अमेरिका की कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों के लिए अच्छे रिलेशंस होना अच्छा होता है। इंटरनेशनली भी वो अच्छा होता है, क्योंकि कई बार नेशंस के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं होते, उसकी वजह से पीपल को, सिटीजन्स को सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि कोई भी डिस्प्यूट है तो उसे कंट्रोल किया जाए, उसे ओवर किया जाए, ताकि जो भी नेशंस वाइड नीड है, यानी कि अमेरिकन पीपल को अगर इंडियन कोई प्रोडक्ट चाहिए, इंडिया में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर बेची जाती हैं, तो अमेरिकन पीपल भी उसे एक्सेस कर सकें। अगर वो लड़ाई ऐसे ही चलती, उस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं किया जाता, तो वो जो अमेरिकन पीपल हैं वो उससे क्या रह जाते, डिप्राइव रह जाते। तो इनको सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट को सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव है। देन ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, क्लियरनेस। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वर्क करेगी, तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें क्या होगी, क्लैरिटी होगी। हमें सब पता होगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो करने हैं, किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। टू कॉर्पोरेट विद द मेजर इंटरनेशनल, जो अदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, इनके साथ आप अच्छे से क्या कर सकते हो, अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो, तो बाकी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी आप अच्छे से डील कर सकते हो, अच्छे से कॉर्पोरेट कर सकते हो। उनसे अगर आपको किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर सकते हो। टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज, कि जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी डेवलप हुई नहीं है, जो डेवलप हो रही हैं, उनको हेल्प करना कि वो ग्लोबल ट्रेड का बेनिफिट उठाएं और अपनी डेवलपमेंट को इंक्रीज करें। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या देखा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका बेसिक क्या है, उसके अभी रिसेंट ट्रेंड क्या है, कि कौन नया डायरेक्टर जनरल बना है, वो सक्सेसर कौन है, कब आया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दो टर्म्स जो हमने देखी थी वो क्या थी, WTO एंड GATT गेट। तो इसके बीच में बेसिक डिफरेंस अगर बताने हो तो वो क्या है, ये एक परमानेंट एग्रीमेंट है और ये क्या था, टेम्परेरी एग्रीमेंट था। इसीलिए इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट थे उसे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोलते हैं और इसे मेंबर बोलते हैं, मेंबर पार्टीज या मेंबर कंट्रीज। और ये किसके साथ डील करता था, सिर्फ गुड्स के साथ, बट हमारा जो WTO है वो गुड्स, सर्विसेज एंड IPR तीनों के साथ डील करता है। नाउ फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि जिन चीज़ों को वो फुलफिल करना चाहते हैं हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बना के, वही काम तो वो करेगा। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही उसका क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। तो फंक्शन क्या है, वही ऑब्जेक्टिव जैसे फंक्शंस, कि एडमिनिस्ट्रेट करना वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट को, कि जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में अगर एग्रीमेंट बन रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करना, ये देखना कि फेयर एग्रीमेंट, फेयर डीलिंग हो रही है या नहीं हो रही। कंडक्टिंग फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, कि दो नेशन के बीच में नेगोशिएशन पे लेके आना। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान है, अगर हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा अगर एक पॉइंट नहीं आ रहा जिस पे हम सेटिस्फाई हो सके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करती है एक समझौते के पॉइंट पे आने के लिए। ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करना सिंपल सी बात है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है नेशंस के बीच में, ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उन्हें हैंडल करने में हेल्प करता है। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, यानी कि जो भी हर नेशन की ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, जैसे हमने बोला कि कुछ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस WTO ने दे दिए कि अगर आप फॉरेन नेशंस के साथ ट्रेडिंग में डील करना चाहते हो तो ये आपको फॉलो करने हैं। बट अगर आपका ऐसा है कि हर नेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो रह जाते हैं, तो अगर जो नेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी ये क्या करता है, स्टडी करता है कि कहीं कोई नेशन ज़्यादा अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कोई नेशन ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है कि बाकी नेशंस का बेनिफिट उठा ले और खुद के नेशन में कुछ ऐसा होने ना दे। तो सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस के, सबको कोड ऑफ कंडक्ट को वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ की स्टडी करते हैं कि हर नेशन की पॉलिसी सही है या नहीं है।
प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़, कि जो कंट्रीज़ डेवलपिंग है उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी की गाइडेंस प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट की गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें, अपने ट्रेड को इंप्रूव कर सकें। और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, कोऑपरेशन बना के रखना। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस चीज़ के डील करती है, फैसिलिटेट करती है कि फेयर एंड इम्प्रूव्ड ट्रेडिंग हो नेशंस के बीच में। अलग अलग जो नेशंस हैं उनके बीच में फेयर ट्रेडिंग हो, इम्प्रूव्ड ट्रेडिंग हो। अगर फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में रहते हो और आपको जापान में इन्वेस्ट करना है, तो आप जापान में कब इन्वेस्ट करोगे या कब ट्रेड करोगे? जापान के साथ आप कब ट्रेड करोगे? जब आपको ये श्योरिटी होगी कि मेरे साथ कोई भी अनफेयर नहीं होगा, मेरे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। जब आपको कोई श्योरिटी देने के लिए होता है ना, तो आप फ्रीली, फ्रीडम के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो श्योरिटी ही कौन दे रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, बिकॉज वो कंट्रोल कर रहा है हर तरीके के ट्रेड को, वो मॉनिटर कर रहा है, सबकी पॉलिसीज को देख रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या देता है? एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी हमें देता है, इंश्योर करता है फेयर डीलिंग को जब भी हम, और एनकरेज करता है कि हमें फॉरेन ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ताकि नेशंस ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड में डीलिंग करें। नाउ जब हमने स्ट्रक्चर देखा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें लिखा हुआ था कि हर 2 साल में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी मीन्स जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज तक टोटल कितनी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, तो अभी तक टोटल 12 हुई हैं, 13th अभी हुई नहीं है, 13th होने वाली है, वो होगी। सपोज किया जा रहा है कि या तो 23 में होगी या 24 में होगी, अभी उसका फाइनल नहीं है कि वो कब होगी, बट अभी तक 12 हो चुकी हैं। और 12 में अगर पूछा जाए कि कौन सी कब हुई है, तो फर्स्ट जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1996 में हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना कब था? 1995 में वो बना था। तो पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1996 में हुई, सिंगापुर में। सेकंड क्या हुई? क्योंकि हर 2 साल में होती थी, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद कब हुई? 1998 में हुई, स्विट्जरलैंड में। पहले सिंगापुर में, देन स्विट्जरलैंड में, उसके बाद यूएस में हुई। और यही हमारा क्या है? वो यूरेग्री राउंड, जिसके थ्रू हमारा क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कॉन्फ्रेंस में आया था? थर्ड कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग वो हुआ था, जिसका टाइम इंटरवल क्या है? 1986 टू 1994। तभी हमारा यूरेग्री राउंड हुआ था, जिसके बाद WTO इस्टेब्लिश करने का बोला गया था कि अब WTO इस्टेब्लिश करेंगे। 1995 में उसे इस्टेब्लिश किया गया था। देन 2001 में हमारी क्या हुई? जो 4th कॉन्फ्रेंस है वो 2001 में हुई, कतार में हुई। देन 2003 में हुई मैक्सिको, उसके बाद 2005 हांगकांग, 2009 स्विट्जरलैंड, 2011 स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया 2013, केन्या 2015, अर्जेंटीना 2017, स्विट्ज़रलैंड 2021। और अभी जो हुई नहीं है, अभी हमें मीन्स जो WTO है उसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 के लिए प्रपोजल रिसीव हुए हैं। कहाँ से? यूनाइटेड अरब से और कैमरून से हमें रिसीव हुए हैं कि वहाँ पे वो चाहते हैं, उन्होंने इनवाइट किया है कि वहाँ पे की जाए। अब ये पता नहीं है कि वो कहाँ सेलेक्ट होगी और कहाँ पे होगी, बट 13 वो क्या है? वुड बी हैपन, सून वो हैपन होगी, या तो वो यूनाइटेड अरब में होगी या फिर कैमरून में होगी, क्योंकि वहाँ से क्या मिला? इन्विटेशन मिला। तो आपको मेन क्या होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि शुरू की 3 कहाँ पे हुई थी। तो पहली कहाँ हुई थी? सिंगापुर में, देन स्विट्जरलैंड, याद रखना, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में, और इसका वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसका क्या है? WTO का हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली सिंगापुर में, देन सेकंड स्विट्जरलैंड में, और थर्ड US में। और जो हमारी यूरेग्री राउंड था वो भी 3rd में ही हुआ था। और उसके बाद आपको क्या पता होनी चाहिए कि लास्ट कहाँ हुई है? तो लास्ट स्विट्जरलैंड में हुई है, और उससे पहले अर्जेंटीना में हुई थी। और इस साल की मीन्स अभी जो 23 या 24 में होनी है वो अभी हुई नहीं है। जो 12th हमारी होनी थी, जो कब हुई है? 12th 2021 में। देखो, पहली 1996, देन 1998 के बाद कब हुई? 1999 में, जो नेक्स्ट ईयर ही हो गई। एंड देन 2001 में 2 साल बाद। सो 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, देन 2009, 11, 13, 15, 17। उसके बाद बीच में देखो टाइम इंटरवल लग गया। अब इसमें क्या था? देखो, यहाँ से यहाँ 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, लेकिन इसको लगने में 2 साल से ज़्यादा हो गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? कोविड-19। पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 है वो होनी कहाँ थी? कजाकिस्तान में होनी थी 2020 में, बट ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से वो वहाँ नहीं हो पाई, और कजाकिस्तान से कहाँ शिफ्ट कर दी गई? वो स्विट्जरलैंड में शिफ्ट की गई। 2021 में होनी थी, बट वो वहाँ भी कैंसिल हुई, और फाइनली 17 जून को 2022 में हुई। स्विट्जरलैंड में ही हुई, बट 2022 में हुई। देखो, होनी कब थी? 2020 में होनी थी,
कज़ाकिस्तान में होनी थी, बट वहाँ नहीं हो पाई पेंडेमिक की वजह से, तो उसे रीशिफ्ट किया गया कि कहाँ हमारी होगी, स्विट्ज़रलैंड के अंदर होगी। और कब होगी, 20 में होनी थी, 21 में होगी, बट तब भी नहीं हो पाई क्योंकि कोविड तब भी उतना ही सेवर था। तो उसके बाद हमारी कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में ही हुई, लेकिन कब हुई, 2022 में हुई। इसकी डेट रखी गई थी 15th, बट 2 डेज़ एक्स्ट्रा दिए गए और 17th को ये फाइनली की गई। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स आपसे नाम पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एग्रीमेंट होते हैं। तो हमारे एग्रीमेंट है जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि GATT, उसी का ये क्या है, सक्सेसर है। वो किसके साथ डील करता था, सिर्फ ट्रेड ऑफ गुड्स के साथ डील करता था, टेंजिबल के साथ। देन जर्नल एग्रीमेंट ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज के साथ डील करता है। जर्नल जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPR, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, और जो हमारे राइट के होते हैं जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, उनके साथ डील करता है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जो डील करता है वो हमारा 4th एग्रीमेंट होता है। देन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर के लिए अलग से एग्रीमेंट हुआ है कि एग्रीकल्चर की कैसे डीलिंग होगी, कैसे ट्रेड होगा। एंड टेक्निकल बैरियर ऑफ ट्रेड के रिगार्डिंग एग्रीमेंट। तो ये हमारे क्या है, एग्रीमेंट है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। और अगर आइडेंटिफाई करने का आ जाता है तो आपको जो डेफिनेशन दी होगी ना, सिर्फ टेंजिबल गुड्स के साथ है तो वो ट्रेड का है, अगर इनटेंजिबल है तो सर्विसेज का है, IPR से रिलेटेड है, कॉपीराइट्स वगैरह से रिलेटेड है तो ट्रिप्स है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो ट्रिम्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, और अगर बैरियर्स वगैरह से रिलेटेड है तो वो क्या है, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर। नाउ मोड ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि कितने हमारे पास मोड्स हैं, मेजर्स हैं सप्लाई करने के फॉरेन नेशंस में सर्विसेज को। जैसे हमने बोला WTO क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या एनकरेज करता है कि दो नेशंस आपस में, बाकी नेशंस आपस में क्या करें, डील करें, फॉरेन ट्रेड करें। तो किस तरीके से, कितने मोड हैं फॉरेन ट्रेड करने की, या फिर कैसे सप्लाई किया जा सकता है। तो मोड 1 है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का मतलब क्या है, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में भेज देना। जैसे इंडिया एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और अमेरिका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इंडिया की अगर कार का हम करते हैं तो इंडिया की कार वहां भेजी जाएंगी ना, तो वो हमारी क्या होगी, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके वहां बॉर्डर को क्रॉस करके वहां पे सप्लाई भेज दी गई, दैट इज क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। सेकंड इज कंजप्शन अब्रोड, यानी कि अब्रोड में कंजप्शन करने जाना। इसका मतलब क्या है, अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, अगर आपको कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको डिजीज है जिसका आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हो फॉरेन नेशन में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मीन्स आप अगर आपको वहां से लेना है तो आपको खुद वहां कंज्यूम करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मेजर्स नहीं है आपके पास कि आपको फॉरेन उस कंट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में जिसमें भी आप जाना चाहते हो वहाँ पे जाके आपको एडमिट होना पड़ेगा और वहाँ पे आपका क्या होगा, जो भी ट्रीटमेंट है वो होगा। तो उसके लिए आपको कंजप्शन के लिए क्या जाना पड़ता है, अब्रोड। तो वो सेकंड मोड है कि कंजप्शन अब्रोड। देन मोड थर्ड क्या है, कमर्शियल प्रेजेंस। देखो फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, हमारी टेरिटरी से फॉरेन टेरिटरी में जा रही है, क्या जा रहा है, जो भी चीज़ हमें सप्लाई करनी है, जो भी चीज़ें हमें भेजनी है। देन क्या है, कंजप्शन के लिए वो पर्सन फॉरेन नेशन में जा रहा है जिसको कंज्यूम करना है। कमर्शियल प्रेजेंस का मतलब क्या है, जो फॉरेन नेशन की कंपनी है, जैसे फॉरेन नेशन की कोई भी कंपनी है एप्पल, तो अगर आपको एप्पल के फ़ोन बाय करने हैं, एप्पल का स्मार्टफोन खरीदना है, तो इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत, अमेरिका में जाने के लिए, किसी और नेशन में जाने के लिए जरूरत नहीं है। वो क्या है, वहाँ यहाँ पे उनकी क्या है, सब्सिडरीज हैं, यहाँ पे उनके स्टोर्स हैं, वहाँ से आप बाय कर लेते हो। तो जब कमर्शियल प्रेजेंस हमारे नेशन में आ जाए, फॉरेन सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी एस्टैब्लिश इन लोकल सब्सिडरी, यानी कि उनकी खुद की एक लोकल सब्सिडरी खोल दें हमारे डोमेस्टिक नेशन में, ये भी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन डीलिंग ही हुई ना, वो लोग हमारे साथ ही डील कर रहे हैं, फॉरेन ही कंपनी डील कर रही है। बट हमें लग रहा है अब एप्पल कंपनी हमारी तो नहीं है, इंडिया की तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने कौन सा मोड यूज़ कर रखा है, कमर्शियल प्रेजेंस का। और लास्ट है मूवमेंट ऑफ नेशनल पर्सनस, कि अगर आप द सर्विस सप्लाइंग फॉरेन पर्सनस मूव टू द होस्ट कंट्री, कि एक टेम्परेरी पीरियड के लिए अगर आपको सर्विसेज देनी है तो आपको होम कंट्री में, होस्ट कंट्री में जाना पड़ेगा। जैसे ये आप हो, आप क्या हो, इंजीनियर हो, तो अगर आपको फॉरेन कहीं पे भी कंसल्ट करना है, कुछ भी आपको प्रोवाइड करनी है, तो आपको उस चीज़ के लिए उस कंट्री में कुछ टाइम के लिए जाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, नेशनल पर्सन वहाँ पे मूव करेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो भी आपको सप्लाई करना है उसके लिए। तो मोड 1 क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, जिसके अंदर जो भी सप्लाई करनी है वो आप दूसरे में भेज देते हो। सेकंड, जिसके अंदर आप कंजप्शन के लिए खुद जाते हो, पहले वाले में जो चीज़ भेजनी है उसे भेज देते हो, क्रॉस बॉर्डर उसे भेज दिया। देन सेकंड में कंज्यूम करने के लिए खुद गए। थर्ड में कमर्शियल प्रेजेंस, यानी कि कमर्शियल प्रेजेंस का मतलब क्या है, इन दोनों में हम क्या करते हैं, हम फॉरेन में जाते हैं, इंडियन पर्सन फॉरेन में गया किस चीज़ के लिए, या तो अपनी इंडियन टेरिटरी को भेजा, फॉरेन में तो गया कंज्यूम करने के लिए, या फिर इंडियन कार को हमने फॉरेन में भेजा। तो पहले दो मोड में हम भेजते हैं और अगले दो मोड में फॉरेन से आता है। जैसे थर्ड है, इसमें हमारा क्या है, सर्विस के लिए फॉरेन ने ही खुद इंडिया के अंदर एक कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, वो क्या है, कमर्शियल प्रेजेंस। तो क्रॉस बॉर्डर
कंजप्शन, फॉरेन कंजप्शन के लिए कंजप्शन अब्रोड। उसके बाद हमारा क्या है कि वो खुद इस्टेब्लिश कर दे तो कमर्शियल प्रेजेंस। और नेशनल पर्सन की अगर हमें अमेरिकन पर्सन से क्या चाहिए थी, इंजीनियर है वो, बहुत अच्छा इंजीनियर है, उनसे कंसल्टेंसी चाहिए तो वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में आएंगे, तो वो क्या है, मूवमेंट ऑफ नेशनल पर्सन। ये 4 मोड होते हैं। नाउ लास्ट इज, ये आपके अलग से मेंशन नहीं है बट आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। दोहा राउंड, इट इज़ द लार्जेस्ट राउंड जो हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है उसका सबसे बड़ा जो राउंड है वो हमारा क्या है, दोहा राउंड है। इट इज़ द लार्जेस्ट राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन अमंग द वर्ल्ड ट्रेड मेंबरशिप। इट्स एम टू अचीव मेजर रिफॉर्म्स, यानी कि इसका मेन एम क्या होता है, दोहा राउंड का मेन एम क्या था जब ये किया गया कि जो भी ट्रेड के बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें कम से कम कर दिया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम से कम कर दिया जाए ताकि ट्रेड जो है नेशंस के बीच में वो फ्री हो जाए, उन्हें फ्रीडम मिले और उसे एनकरेज किया जा सके। इसके अंदर 20 एरियाज को कवर कर दिया गया था। और ये क्या था, दिस राउंड इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑफिशियल राउंड भी इसे बोला जाता है। और ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर आता है, जो कतार में हुई थी 2001 में। तो देखो अगर आपको याद हो तो पहली कब हुई थी, 1996 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट कब हुई थी, 1998 में हुई, देन 1999 में हुई और फिर 2001 में हुई। तो ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, तो फोर्थ कौन सी हुई, ये फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो राउंड हुआ वो था दोहा राउंड, जो आज तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट राउंड है जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है उसका, जिसने 20 एरियाज को कवर किया था। और इसका मानना क्या था कि जो भी IPR सर्विसेज इस नेगोशिएशन पे आना कि बैरियर्स वगैरह कम हो जाएं ताकि हम अच्छे से डील कर सकें। देखो ये हमारा वो चार्ट रहा, 1 2 3 4, फोर्थ हमारा क्या है जो कतार में हुआ था दोहा राउंड। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।